नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनाव से पहले अब अशोक गहलोत ने आज देर रात को पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए गहलोत के रात्रि भोज के बाद विधायकों को रोकने के लिए कहा गया है। एनडीटीवी के अनुसार कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि कांग्रेस विधायकों की बैठक आज रात 10 बजे राजस्थान में होगी। बता दें, कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनके सामने शशि थरूर की चुनौती हो सकती है, क्योंकि सोनिया गांधी से थरूर के मिलने के बाद कहा जाने लगा है कि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में चुनौती देने जा रहे हैं। हालांकि गहलोत गांधी परिवार की पसंद माने जा रहे हैं और थरूर पार्टी में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 के नेता हैं, जो समय समय पर पार्टी के भीतर से ही सवाल उठाते रहे हैं। मालूम हो कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए 24 सितंबर से नामांकन शुरू होने हैं और 30 सितंबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के प्रति नरम रुख वाली टिप्पणी दी थी, जिसके बाद अब उनकी पार्टी टीएमसी के नेता सौगत रॉय की टिप्पणी आई है और उससे पता चलता है कि ममता के बयान पर टीएमसी में सहमति नहीं है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा, सिर्फ पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही अपने हालिया बयान के राजनीतिक महत्व की व्याख्या कर पाएंगी, उन्हीं से पूछिए। एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सांसद सौगत रॉय ने कहा, विधानसभा में सोमवार को प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें कहा गया है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई और ईडी के छापे पीएम मोदी के निर्देश पर नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल बीजेपी नेताओं के इशारे पर मारे जा रहे थे। केवल ममता ही कह सकती हैं कि उनके बयान का राजनीतिक महत्व क्या है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। बता दें, टीएमसी सांसद का बयान एक दिन बाद आया है। ममता ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के लिए केंद्र पर निशाना साधा, लेकिन कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कई उद्योगपति इन वजहों से देश छोड़कर चले गए हैं। सभी केंद्रीय एजेंसियां केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन हैं, जिसे अमित शाह संभालते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे के बंगले में हुए अवैध निर्माण पर बड़ा आदेश देते हुए 2 हफ्ते में से तोड़ने का आदेश बीएमसी को दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नारायण राणे पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बंगले के अवैध निर्माण से जो मलबा गिरेगा, उसको उठाने का खर्च भी राणे परिवार को ही देना होगा। हालांकि इस आदेश के खिलाफ राणे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बता दें, नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे लगातार विवादों में बने रहे हैं। अब फिर से वो चर्चा में आ गए हैं। हिजाब मामले में सुनवाई के 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट को जरूरी धार्मिक प्रथा के सवाल में नहीं जाना चाहिए था। जस्टिस धूलिया ने साथ ही कहा कि हाईकोर्ट ने फैसले में एक छात्र के टर्म पेपर पर भरोसा किया और वो ओरिजिनल टेक्स्ट पर नहीं गए। उन्होंने कहा कि दूसरा पक्ष अलग टिप्पणी दे रहा है, कौन तय करेगा कि कौन सी टिप्पणी सही है। बता दें, हाईकोर्ट के फैसले में सारा स्लिंगर द्वारा लिखे गए वील्ड वुमेन हिजाब रिलीजन एंड कल्चरल प्रैक्टिस 2013 नामक एक निबंध का उल्लेख किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हिजाब एक सांस्कृतिक प्रथा है। वहीं आज सुनवाई के दौरान कर्नाटक राज्य की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की और कहा कि हाईकोर्ट जरूरी धार्मिक प्रथा के मुद्दे पर जाने से बच सकता था। हालांकि सॉलिसिटर ने कहा, ये याचिकाकर्ता थे जिन्होंने ये तर्क देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि हिजाब एक जरूरी प्रथा थी। बता दें, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन केस की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के पक्ष ने अपनी बहस पूरी की। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने दलीलों को पूरा किया। दवे ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला पूरी तरह से अस्थिर है और सर्कुलर पूरी तरह से असंवैधानिक, अवैध है, जो अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने आवश्यक धार्मिक प्रथा की कसौटी पर सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनने की वैधता का परीक्षण करने में गलती की। उन्होंने कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है, संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत एक संरक्षित अधिकार है और पब्लिक ऑर्डर में बाधा नहीं बनता है या दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करता है, जिससे उस पर बैन लगाया जाए। दवे ने यह भी कहा कि टेस्ट जरूरी धार्मिक प्रथा का नहीं, बल्कि धार्मिक प्रथा का है। वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि एयरमैन इस्लामिक आस्था के रूप में दाढ़ी नहीं रख सकता है। दवे ने कहा कि वायुसेना में अनुशासित फोर्स पर पूरा ध्यान होता है। 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र रेजिमेंट फोर्स का हिस्सा नहीं है, वो छात्र हैं जिन्हें उदार वातावरण में होना चाहिए। दवे ने कहा कि और हम यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, बस यूनिफॉर्म के रंग का ही तो हिजाब पहने हुए हैं।
कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच जनता दल सेक्युलर के कर्नाटक प्रमुख सीएम इब्राहिम ने हिजाब की तुलना साड़ी के पल्लू से की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पल्लू से अपना सिर ढकती हैं, क्या ये पीएफआई की साजिश है? उन्होंने ये इस आरोप के जवाब में कहा जिसमें कहा गया था कि इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई हिजाब बैन के खिलाफ हुए प्रदर्शन के पीछे था। जेडीएस नेता ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने सिर को पल्लू से ढका था, राष्ट्रपति भी पल्लू के साथ अपने सिर को ढकती हैं और जो अपने चेहरों को घूंघट से ढकती हैं, क्या वो सभी पीएफआई द्वारा समर्थित हैं? उन्होंने कहा, एक पल्लू से सिर ढकना भारत का इतिहास है, ये भारत का संस्कार है। गुजरात में अपनी पार्टी का प्रचार करने पहुंचे आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के सामने आज मंगलवार 20 सितंबर को वडोदरा और सूरत में मोदी मोदी के नारे लगे। इस पर केजरीवाल ने भी करारा जवाब दिया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल मंगलवार को जब वडोदरा एयरपोर्ट पर उतरे तो भीड़ का एक हिस्सा मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत करता नजर आया। जवाब में आप कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। केजरीवाल ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गए, लेकिन वडोदरा के टाउन हॉल में उन्होंने इसका जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल के सामने मोदी मोदी के नारे लगाने के बाद केजरीवाल ने वडोदरा टाउन हॉल में कहा कि जब बीजेपी की अपनी कथित मजबूत सीटों पर भी वो हार रहे हैं तो कुछ तो करेंगे। नारेबाजी कर रहे हैं मेरे खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं करते, मेरे खिलाफ कांग्रेस बीजेपी मिल जाते हैं। इन्हें डर है जनता को अगर मुफ्त सुविधाएं मिलने लगी तो लूट कैसे होगी। बीजेपी पर तीखा अटैक करते हुए आम आदमी पार्टी प्रमुख ने कहा, मुझे बीजेपी पर दया आती है, मैंने बीजेपी जैसी निकम्मी पार्टी नहीं देखी। उनके पास सीबीआई, ईडी, आईटी, पुलिस है, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी करते हैं। इसका मतलब है उनसे काम नहीं हो रहा है। जिंदगी में हमारी कभी भी केंद्र में सरकार बनी तो हम दोषियों को जेल भेजेंगे। महाराष्ट्र में सरकार चला रहे बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट ने दावा किया है कि उसे महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनावों में बड़ी जीत मिली है। महाराष्ट्र बीजेपी ने दावा किया है कि चुनाव में उसके 259 उम्मीदवार जीते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे गुट के 40 उम्मीदवारों को जीत मिली है। ये सभी उम्मीदवार सरपंच चुने गए हैं। बीते रविवार को 16 जिलों में 557 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान कराया गया था। हालांकि ग्राम पंचायत के चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन इन चुनावों को इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि इससे इस बात का पता चलता है कि राज्य के ग्रामीण मतदाताओं के बीच किस राजनीतिक दल की कितनी पकड़ है। ग्राम पंचायत में बीजेपी की जीत के दावे के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, भाजपा फिर से महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बन गई है। मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और वो ही बाला साहेब ठाकरे की विरासत का पालन करते हैं। वहीं फडणवीस ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ग्राम पंचायत चुनावों में शानदार सफलता मिली है। बीजेपी फिर नंबर 1 पार्टी बन गई है। ग्राम पंचायत में बीजेपी द्वारा जीत का दावा किए जाने के बाद शिवसेना की महाविकास आघाड़ी सरकार में सहयोगी रही शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने अलग अलग आंकड़े पेश किए हैं। उनके मुताबिक बीजेपी ने 144 सीटें जीती हैं, एनसीपी ने 126 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 62 सीटें जीती हैं, शिंदे गुट ने 41 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 37 सीटें जीती हैं। इसलिए महाविकास आघाड़ी ने 494 सीटों में से 225 सीटें जीती हैं, जबकि एकनाथ शिंदे भाजपा गठबंधन ने 185 सीटें जीती हैं। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नंबर 1 पर हैं, नंबर 2 पर हैं। हकीकत ये है, चुनाव राजनीतिक चिन्हों पर नहीं लड़ा गया था। अगर कोई सरपंच लिखता है और कहता है कि मैं इस पार्टी का समर्थन करता हूँ तो ये अलग बात है। संख्या के अनुसार आप दिखा रहे हैं एनडीए के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन मैं दोहराऊंगा, ये चुनाव राजनीतिक दल के चिन्हों पर नहीं लड़े जाते हैं। फडणवीस के दावे पर पूछे जाने पर भाजपा शिंदे खेमे के गठबंधन ने 300 सीटें जीती हैं। फडणवीस के दावे के बारे में पूछे जाने पर कि भाजपा शिंदे खेमे के गठबंधन ने 300 सीटें जीती हैं, पवार ने कहा, अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने 300 सीटें जीती हैं तो मैं दावा करूंगा कि मैंने 400 सीटें जीती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर कथित तौर पर नशे की हालत में विमान से उतारने के दावों पर अब केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिक्रिया दी। सिंधिया ने कहा कि वो इन आरोपों पर गौर करेंगे, वो इनको देखेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि तथ्यों को सत्यापित करना महत्वपूर्ण था। बता दें, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने सोमवार को आरोप लगाया था कि मान को फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर लुफ्थांसा के विमान से इसलिए उतारा गया क्योंकि वो नशे की हालत में थे। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी मामले की जांच की मांग की और सिंधिया को एक पत्र लिखा। इसके बाद इसको लेकर सिंधिया ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय धरती पर एक घटना थी, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम तथ्यों को सत्यापित करें। उन्होंने कहा, इसको लेकर डेटा देना लुफ्थांसा एयरलाइन पर है। सिंधिया ने कहा कि मुझे भेजे गए अनुरोध के आधार पर मैं निश्चित रूप से इस पर गौर करूंगा।
लंपी वायरस से राजस्थान में हजारों गायों की मौत के मामले में बीजेपी ने मंगलवार को जयपुर में विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच अच्छी खासी धक्का मुक्की हुई। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में जुटे। उनका आरोप है कि राजस्थान सरकार ने लंपी वायरस को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। अगर सरकार गंभीरता दिखाती तो गायों की जान बचाई जा सकती थी। बीजेपी ने गाय बचाओ गहलोत सरकार का नारा दिया। बता दें, जुलाई महीने की शुरुआत से ही पश्चिमी राजस्थान से लंपी वायरस के कारण गायों की मौत होने की खबरें आ रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में लगभग 60,000 गायों की मौत हुई है, लेकिन लोगों का कहना है कि यह आंकड़ा 4 से 5 लाख तक हो चुका है। बीएसपी प्रमुख मायावती का बीजेपी सरकार पर लगातार हमले का आज मंगलवार 20 सितंबर को दूसरा दिन है। उन्होंने कल सोमवार से यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलना शुरू किया था। मायावती ने मंगलवार को विपक्षी पार्टी सपा का पैदल मार्च रोकने के लिए सरकार की निंदा की, तो कल सोमवार को उन्होंने बेरोजगार युवकों के आंदोलन को लेकर सरकार पर हमला बोला था। मायावती ने कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था आदि के प्रति यूपी सरकार की लापरवाही के विरुद्ध धरना प्रदर्शन नहीं करने देने व उन पर दमन चक्र के पहले बीजेपी जरूर सोचे कि विधान भवन के सामने बात बात पर सड़क जाम करके आम जनजीवन ठप करने का उनका क्रूर इतिहास है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को कहा कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों व उसकी निरंकुशता तथा जुल्म ज्यादती आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना बीजेपी सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। साथ ही बात बात पर मुकदमे व लोगों की गिरफ्तारी एवं विरोध को कुचलने की बनी सरकारी धारणा अति घातक है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने राज्य के स्कूलों में रघुपति राजा राम प्रार्थना को लेकर सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने स्कूल में इस प्रार्थना को कराए जाने का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे संविधान ने सबको अपने मजहब का पालन करने की आज़ादी दी है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारी ज़मीन, हमारी पहचान छीनने के बाद अब ये लोग हमारे मजहब पर हमला कर रहे हैं। 2019 से हमारी जामा मस्जिद बंद है। अब हमारे स्कूल के मुसलमान बच्चों को भजन गाने के लिए कहा जाता है। टीचर भी यही करते हैं। मुझे लगता है कि अब ये हमारे मजहब के ऊपर सीधे तौर पर हमला है। महबूबा ने इसको बीजेपी की साजिश बताया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का जो रैपिड हिंदुत्व है वो इसकी प्रयोगशाला कश्मीर में बनाना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। हम गांधी जी की बहुत इज्जत करते हैं, जिनका सहारा लेकर बीजेपी ये कश्मीर में लागू करना चाहती है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, रघुपति राघव राजा राम वो भजन है जिसे गुनगुनाते हुए आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने देश को जोड़ने का काम किया था। इसमें आपत्तिजनक क्या है? बच्चे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी भी गाते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का समर्थन करने वाला कोई रहा नहीं है, इसलिए वो एक राजनीतिक षड्यंत्र करने की साजिश कर रही हैं। बीबीसी के अनुसार उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ये सब करके अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन वापस पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को उनका ये हथकंडा मालूम है। महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान क्यों दे रही हैं? भारत की ओर से गुजराती फिल्म छैलो शो को 95वें ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में नामित किया गया है। निर्देशक पान नलिन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्म छैलो शो का अंग्रेजी में नाम लास्ट फिल्म शो है। बता दें, इस लिस्ट में RRR द कश्मीर फाइल से लेकर बहुत सी फिल्मों की चर्चा थी, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि गुजराती फिल्म छैलो शो इस साल भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड्स 2023 के लिए ऑफिशियल एंट्री होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।